बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहते हैं। कहते हैं अज्यूम वी कैन चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इक्विलिब्रियम स्टेट हम चेंज कर रहे हैं, कई तरीकों से चेंज कर सकते हैं। वाया टू डिफरेंट प्रोसेसेस, हम दो तरीकों से चेंज कर रहे हैं, लेकिन अज्यूम करें दैट द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर द सेम। ठीक है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो ना, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इनमें हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर का चेंज, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनमें से मस्ट बी सेम फॉर द टू प्रोसेस। इन चारों में से कौन सेम होगा, तो मैं बता चुका हूँ, ये स्टेट फंक्शन होते हैं तो ये सेम रहेंगे, यानी डेल्टा यू और डेल्टा टी, और डेल्टा यू और डेल्टा टी जो है वो ऑप्शन बी है। सेकंड देखें जी, इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। यानी जब आप मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम वर्क कहते हैं, वो हीट में कन्वर्ट होगा, मैक्सिमम कितना कन्वर्ट होगा किस बात पर डिपेंड करता है। देखिए मिसाल के तौर पर पहले तो देखिए ये प्रोसेस कहाँ होता है। सर्दियों में जब अपने अपने हाथ को रगड़ते हैं इस तरह से, तो आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके जो वर्क है वो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह बन रही है, तो यही हीट में कन्वर्ट हो रहा है आपका वर्क। अच्छा, वो कितना ज्यादा कन्वर्ट होगा, जितना आप जोर से प्रेस करेंगे उतना वो ज्यादा हीट बनाएगा। दूसरे अल्फाज में फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना आपका जो वर्क है वो हीट के तौर पर डिसिपेट होगा और हमारे पास उतनी ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि बाकी एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट। इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होती है। आइसोथर्मल चेंज क्या होता है? आइसोथर्मल चेंज वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दूसरे अल्फाज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, या टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। नंबर 4 कहता है अ थर्मोस बॉटल कंटेनिंग हॉट कॉफी इज विगरसली शेकन, कंसीडर कॉफी एज अ सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। तो उसके टेम्परेचर को क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। जब आप थर्मोस को शेक करेंगे तो सारा लिक्विड जो है वो तेजी से सारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। आपने एवरेज किनेटिक एनर्जी बढ़ा दी मॉलिक्यूल्स की, जब एवरेज किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की तो टेम्परेचर भी उससे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा शेक करने से। ऑल्दो ये इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास बहुत सेंसिटिव थर्मोमीटर है तो आप देख सकते हैं कि वाकई कुछ ना कुछ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नंबर 5 में वो कहता है मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड। मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा? सबसे पहले तो देखें आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हीट सिस्टम में एंटर होती है और कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफे की वजह बनेगी। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास वो पूछ रहा है वर्क मैक्सिमम हो, तो वर्क को एक तरफ रखते हैं, ये डेल्टा यू उधर क्यू में से जाकर माइनस हो जाएगा। अब क्यू में से डेल्टा यू माइनस हो तब आपके पास वर्क आता है। आप चाहते हैं वर्क आपके पास मैक्सिमम आए, तो वर्क अगर आप मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करेंगे कि ये जो माइनस हो रहा है ये आंसर 0 हो जाए, फिर ही कुछ ना कुछ भी माइनस नहीं होगा। जब कुछ भी माइनस नहीं होगा तो आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। तो डेल्टा यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम वर्क के लिए? फॉर मैक्सिमम वर्क डेल्टा यू मस्ट बी 0। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और इंटरनल एनर्जी कब कांस्टेंट रहती है? अभी मैंने ऊपर बताया, इंटरनल एनर्जी तब कांस्टेंट रहती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और टेम्परेचर जहां कांस्टेंट हो उसे तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा इंटरनल एनर्जी में। और इंटरनल एनर्जी में जब कोई चेंज नहीं आएगा तो वो 0 होगा, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो वर्क का आंसर मैक्सिमम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जरा देखते हैं नंबर 6, अ हीट इंजन टेक्स इन 800 जूल्स। इसे मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास Q1 है, 800 जूल्स वो हीट है जो वो ले रहे हैं, एंड एग्जॉस्ट 600 जूल्स, और जो हीट वो बाहर एग्जॉस्ट कर रहा है वो Q2 है। कहता है व्हाट इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। आपको पता है कार्नेट इंजन में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी का, एंड दैट फार्मूला वाज 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब आपको पता है कि Q2 जो है वो 600 है और Q1 जो है वो 800 है। इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 से, और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 3/4 आएगा। तो 1 माइनस 3/4 और बाहर है 100। अच्छा, 1 में से 3/4 निकाल दो तो हमारे पास 1/4 बचेगा, और 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आंसर आएंगे। तो एफिशिएंसी जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 25% होगी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखें बाकी एमसीक्यूज को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट देखते हैं कि 7th एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज्ड, हीट सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी दूसरे अल्फाज में हमने हीट सोर्स यानी T1 बढ़ा दिया, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट्स इंजन विल, तो एफिशिएंसी को क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए पहले आप एफिशिएंसी का फार्मूला देखें। अभी हम लोगों ने लिखा थोड़ी देर पहले 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप T1 इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ये वाली चीज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा गौर करें कि आप नीचे वाली चीज इंक्रीज करेंगे तो ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा, यानी T1 इंक्रीज करेगा तो T2 ओवर T1 डेफिनेटली डिक्रीज करेगा क्योंकि नीचे है T1। अच्छा, जब ये डिक्रीज करेगा इसने तो माइनस होना है 1 में से, जब ये डिक्रीज करेगा तो इस ब्रैकेट का आंसर बड़ा होता जाएगा, क्योंकि 1 में से कम चीज माइनस होगी तो ज्यादा चीज बचेगी, और ब्रैकेट में आंसर बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई होकर 100 से और आंसर बड़ा हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो T1 बढ़ने से, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ने से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। नंबर 8 देखते हैं जी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। अच्छा, ये सारे तकरीबन मिलते जुलते आंसर हैं, 273.16। चलें ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी 273.16 है, ये भी 273.16 है। और आपको पता है असल आंसर जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वो 273.16 होता है, लेकिन केल्विन्स में होता है, इसलिए इन सारे ऑप्शंस में आप डी ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि वो सही यूनिट में है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, खास टेम्परेचर जिसमें पानी अपनी तीनों फिजिकल स्टेट्स की फॉर्म में एक साथ रह सके, यानी लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो और गैस भी हो, यानी वाटर भी हो, स्टीम भी हो और आइस, तीनों एक साथ रह सके। ये खास टेम्परेचर जो है वो 273.16 केल्विन होता है। A real gas can be approximately equal to an ideal gas at which condition? आपको पता है आइडियल गैस में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आइडियल गैस, नंबर 1, आइडियल गैस वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो, और वो तब होगा जब प्रेशर बहुत कम होगा, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ना होने के बराबर हो। आइडियल गैस में हम कंसीडर करते हैं ना कि फोर्सेस नहीं है, तो फोर्सेस ना होने के बराबर हो, और फोर्सेस कब नहीं होंगी, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। क्यों भला? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स बहुत विगरसली मूव कर रहे होंगे, तो उनको एक दूसरे पर फोर्स लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब जरा देखें, आइडियल गैस प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब मजे की बात है कि प्रेशर लो होना चाहिए तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हाई प्रेशर है। अच्छा, टेम्परेचर हाई होना चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लो टेम्परेचर है। अब मजे की बात है, उसने प्रेशर, असल में आइडियल गैस में प्रेशर और टेम्परेचर को देखना होता है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर वाले दोनों ऑप्शंस जो है वो गलत हो गए। अब डेंसिटी वाला ऑप्शन है, तो अब जरा गौर करें। हमको मालूम है प्रेशर लो करें किसी गैस पर तो वो गैस फैलती है, और टेम्परेचर हाई करें तो भी मॉलिक्यूल ज्यादा तेज से मूव करते हैं तो गैस फैलती है। यानी ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी, और जब गैस एक्सपैंड करे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए उसने लिखा है ना लो डेंसिटी, इस लो डेंसिटी के पीछे ये दोनों बातें होंगी, और ये दोनों बातें जब होती हैं तो हमारी जो गैस है वो आइडियल गैस कंसीडर की जाती है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली हमारे पास डेंसिटी से आपको देखना पड़ेगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, अगर वॉल्यूम क्या हो जाए 4 गुना बढ़ा दिया जाए,
या 4 गुना हम बढ़ाना चाहें, इज टू बी इंक्रीज का मतलब है हम चाहते हैं कि 4 गुना बढ़ जाए, तो इनमें से कौन सा काम करना पड़ेगा? लो भाई आप जरा देखें, सबसे पहले तो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। ये था चार्ल्स लॉ। शर्त ये थी कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो फिर आप सोचें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपने वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा देना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो ये ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन, जरा गौर से देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम्स। लेकिन ये कौन सा टेम्परेचर है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद है जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है उसमें जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट यानी कि केल्विन वाला टेम्परेचर है। उसके बाद नंबर 11 देखते हैं, इन विच ऑफ द सिस्टम एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब डिसऑर्डर डिक्रीज होगा, डिसऑर्डर डिक्रीज का मतलब ऑर्डर ज्यादा होगा, तरतीब ज्यादा होगी। अब जरा देखिए, जब प्लेट टूटती है तो प्लेट के टूटने से तो बेतरतीबी बढ़ जाती है ना, किरचियां दूर दूर बिखर जाती हैं, तो ये डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। इसी तरह जब आप एग को स्क्रैम्बल्ड करते हैं तो उसमें भी बेतरतीबी बढ़ जाती है। पहले एग जो है वो सारी योक इकट्ठी होती है, आप उसको फेंट के उसके सारे मॉलिक्यूल को इधर उधर कर देते, डिसऑर्डर बढ़ा दिया। इसी तरह जब हमारे पास वाटर जो है वो डिफ्यूज हो, एक जैसे इंक का ड्रॉपलेट आप वाटर में डालें तो इंक का ड्रॉपलेट पहले एक जगह पर गिरता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है, ये भी तो बेतरतीबी बढ़ रही है। यानी इन तीनों में आप देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास एंट्रोपी बढ़ रही है, बेतरतीबी यानी डिसऑर्डर बढ़ रहा है। लेकिन जरा देखें गैस इज कूल्ड, जब गैस कूल्ड होती है तो मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं तो हमारे पास तरतीब से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब सॉलिडिफाई हो जाती है गैस यानी ठोस बन जाती है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल तरतीब से जुड़ चुके होते हैं। तो इसका मतलब जब गैस ठंडी की जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि बेतरतीबी कम होगी, तरतीब ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बेतरतीबी कम होगी, डिसऑर्डर कम होगा, और डिसऑर्डर का दूसरा नाम एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी कम होगी ऑप्शन ए में। एक और एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं, वो आप लोग खुद करेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।